मूविंग ऑन टू एच एल ए हार्ट, बट एच एल ए हार्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि ऑस्टिन और बेंथम का क्या कहना था लॉ और मोरालिटी के बारे में। इनका कहना था कि लॉ और मोरालिटी एकदम ही अलग हैं, इनको आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए और ये जितना डिस्टिंक्ट रहें उतना अच्छा है। लेकिन हार्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करते हैं। इनका कहना था कि मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि लॉ अलग है, मॉरल्स अलग हैं, इनको आपस में मिक्स तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका मानना था कि मॉरल्स का हल्का सा इन्फ्लुएंस तो लॉ पे और लॉ मेकिंग पे रहना चाहिए। इसको ये बुलाते थे द मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ। इनका ये कहना था कि लॉ इज़ एन ऑब्लिगेशन। ऑस्टिन का क्या कहना था कि लॉ इज़ अ कमांड बाय अ सोवरन विच कैन बी बैक्ड बाय सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब था थ्रेट। याद है आपको, ऐसा कहना था ना ऑस्टिन का कि कमांड होना चाहिए, बाय सॉवरन होना चाहिए और बैक्ड बाय सैंक्शंस होना चाहिए। सैंक्शन का मतलब होता है थ्रेट। अब यहाँ पे एच एल ए हार्ट का ये कहना था कि आप इसको कमांड मत बुलाइए, आप इनको ऑब्लिगेशन बुलाइए। क्यों? क्योंकि कमांड का मतलब तो आप थ्रेटन कर रहे हो, लेकिन आप हर चीज़ में थ्रेटन नहीं कर सकते हो इंसान को। इंसान को बहुत सारी चीज़ों में अपना खुद का फ़र्ज़ लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, इस लॉ को फॉलो करना, इस लॉ को मानना मेरा फ़र्ज़ है। अगर ऐसा रहेगा तो आपको हर चीज़ पर थ्रेटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, जिन पे आप थ्रेटन कर ही नहीं सकते। हर चीज़ पे आप सैंक्शन थोड़ी लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी थी अपने बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पे, और इसके अलावा भी इन्होंने एक दो बुक्स लिखी हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ऑस्टिन की और भी कुछ ऐसी बातें थी जिनसे हार्ट पूरी तरह से सहमत नहीं थे। जैसे कि ऑस्टिन की थ्योरी अगर आपको याद हो कि एक लॉ को लॉ बनने के लिए सबसे पहले तो एक कमांड चाहिए होता है। वो कमांड कौन देता है? एक सॉवरेन देता है। और अगर आपने सॉवरेन की बात नहीं मानी तो वो आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है। तो बेसिकली इस कमांड और इस थ्रेट के कॉम्बिनेशन को ऑस्टिन लॉ बुलाते थे। लेकिन हार्ट ने बोला कि ये क्या बात हुई, हर चीज़ पे थोड़ी ना आपको सैंक्शंस या फिर थ्रेट्स लगाने की ज़रूरत है। कुछ लॉज ऐसे भी तो होते हैं जिनमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि इनका मानना था समटाइम्स लॉ कन्फर्स पावर। कन्फर्स पावर का मतलब होता है कि वो एनेबलिंग नेचर के होते हैं। वो आपको एनेबल करते हैं लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। राइट, जैसे कि अगर आप इंडिया के मैरिज एक्ट को उठाओ, तो वो क्या है? वो एसेंशियली एक फ्रेमवर्क है जो आपको एक लीगली इन्फोर्सेबल मैरिज करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने एक लॉ बना दिया है तो अब आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर थ्रेट्स डालूंगा, मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। राइट, वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। तो यही चीज़ हार्ट ने समझाने की कोशिश करी है कि समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द लॉ इज़ नलिटी। नलिटी का मतलब होता है ज़ीरो रिपरकशंस। आपको इसमें कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि मैरिज एक्ट में हो गया, कोई नेगेटिव, मैं आपके ऊपर कोई पेनाल्टी थोड़ी लगाऊंगा शादी ना करने के लिए। राइट, तो यही चीज़ यहाँ पे हार्ट एक्सप्लेन करते हैं। और आपको ऑस्टिन की एक बात और याद होगी, उन्होंने बोला था कि कस्टम्स को जब तक जुडिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिल जाता तब तक वो लॉ नहीं कहलाए जा सकते हैं। लेकिन हार्ट इस बात से भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि कस्टम्स आर लॉज इवन इफ दे आर नॉट ऑर्डर्स। ऑस्टिन की एक और बात थी जिससे हार्ट को बड़ी तकलीफ थी, और वो आती है उनकी सॉवरेन की डेफिनेशन में। तो उनकी सॉवरेन की डेफिनेशन कहती थी कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उनकी हैबिट है किसी को ओबे करना, यानी कि हैबिचुअल ओबीडियंस फॉर एन इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल बन जाता है सॉवरेन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि इस सॉवरेन के ऊपर कोई नहीं आता, इसे किसी को भी ओबे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस सेटअप से बन जाता है एक इंसान सॉवरेन। लेकिन इसमें हार्ट ने बोला कि ये जो आप हैबिचुअल ओबीडियंस की बात कर रहे हो, इसमें कंटिन्यूटी कहाँ है? नो कंटिन्यूटी इन द आइडिया ऑफ ओबीडियंस। कंटिन्यूटी का मतलब, अगर आप एक राजा के लिए आपकी हैबिट बनी हुई है प्रजा की कि हाँ ठीक है, इस राजा को तो मैं ओबे कर लूँगा, तो चलो मान लिया आपकी हैबिट थी, आपने ओबे कर लिया। लेकिन कल को ये राजा मर जाता है या फिर कोई इसे रिप्लेस करता है, और मान लो इसकी जगह एक नई रानी आ जाती है, ठीक है, तो क्या प्रजा इस रानी को ओबे करना बंद कर देगी क्योंकि इनकी हैबिट सिर्फ राजा के लिए थी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रजा इस क्वीन को भी ओबे करेगी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है रूल ऑफ रिकॉग्निशन। रूल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब कि जो शहर के जो सिविलियंस हैं और जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो सब मिल करके इस कंक्लूजन पे इवेंचुअली आ ही जाएंगे कि भाई अब हमारा पुराना राजा तो चला गया, अब ये जो नई रानी आई है इसी का रूल चलेगा, इसी के लॉज लॉज माने जाएंगे, तो इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी नई क्वीन की तरह पे, हमारे नए सोवरेन के रूप में। तो यहाँ पे इनकी हैबिट काम में नहीं आई, यहाँ पे रूल ऑफ रिकॉग्निशन काम आता है। तो इस वजह से चाहे तख्ता पलट हो जाए, चाहे राजा रानी ये सब चेंज होते रहें, या चाहे गवर्नमेंट्स चेंज हो, ओबीडियंस बनी रहती है। तो ये हैबिट की वजह से नहीं होता, ये इस रूल की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं रूल ऑफ रिकॉग्निशन। ऑस्टिन की एक और बात जिससे हार्ट सहमत नहीं थे वो था उनका अनलिमिटेड पावर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वाला मॉडल याद हो कि एक इंडिविजुअल जैसे ही सोवरेन बनता है
तो उसके ऊपर कोई भी और पावर नहीं आती है। उसके पास अनलिमिटेड पावर है और उसे किसी को भी ओबे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हार्ट ने इस बात से भी डिसएग्री किया। उन्होंने बोला जो दुनिया के सबसे पावरफुल सोवरेन कंट्रीज़ भी हैं, उनके पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आते हैं। तो अनलिमिटेड पावर एक मिथ है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो फिर ऑस्टिन का लॉजिक तो ये बोलता है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है तो फिर आप सॉवरेन ही नहीं है। तो हार्ट ने बोला कि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ सुनने में ठीक लगती है कि हाँ मेरे पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी लीगल सिस्टम को अगर सस्टेन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिविलियंस हैं ना, जो सिटीजन्स हैं, वो एक्सेप्ट करें उस रूल को। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं रूल को तभी वो सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ खौफ के दम पे सबको डरा धमका करके कि ये मेरा कमांड है, इसको मानो नहीं तो मैं तुम पे सैंक्शंस लगाऊंगा, इस बेसिस पे आप बहुत लंबे टाइम तक अपना लीगल सिस्टम थ्राइव नहीं करवा सकते हो। ये सिंपल सा फंडा था एचएलए हार्ट का। तो हार्ट का ऐसा मानना था कि लॉ कंसिस्ट्स ऑफ रूल्स विच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर। मतलब कि लॉ का इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़ता है और ये नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर का है। मतलब आप डिसाइड, मतलब आप चूज़ नहीं कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैं कंप्लाई करूंगा या फिर मैं कंप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम एबल टू फॉर्मलाइजेशन, लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेशन। मतलब कि आप इसको फॉर्मली फ्रेम कर सकते हो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिख भी सकते हो। कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप चेंजेस भी ला सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि इसे कौन इंटरप्रेट करेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा और लोगों पे इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि लीगल रूल्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रूल और दूसरा होता है सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल एग्जैक्टली जो लॉ है उसे ले डाउन करता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिए क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ें आपके लिए फॉरबिडन हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी रूल्स में डिस्कस होती हैं। सेकेंडरी रूल्स जो हैं ये पूरी तरह से प्राइमरी रूल्स के ही चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये बताते हैं कि अगर आपको कभी कोई नया प्राइमरी रूल इंट्रोड्यूस करना है या फिर आपको उसमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, ऑल्टर करना है, हटाना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी रूल्स में डिस्कस होती हैं। जैसे कि रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन बताते हैं कि आपको कोई लॉ अगर बनाना है तो आप उसे फॉर्मली पास कैसे कराओगे, और अगर आपने कोई रूल बनाया है तो फिर उसको लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हाँ ठीक है ये एक नया रूल बन चुका है, अब ये फॉर्मली हमारे सिस्टम में आ चुका है। रूल ऑफ चेंज मतलब अगर कोई भी किसी लॉ से नाखुश है, जैसे डेमोक्रेसी में अक्सर होता भी है, तो फिर आप उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हो, आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। तो ये आता है रूल ऑफ चेंज में। रूल ऑफ एडजुडिकेशन बताता है कि अगर आपने कोई रूल बनाया है तो उसको कौन इंटरप्रेट करने की क्षमता रखता है, कौन उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लोगों को पनिशमेंट्स दे सकता है, लोगों के राइट्स प्रिजर्व करने में मदद कर सकता है, क्राइम के लिए किसी को पिनलाइज कर सकता है। तो ये सब आता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन में। सैंक्शन इम्पोजिंग रूल्स पर सिंपली ये बताते हैं कि अगर आपने कोई प्राइमरी रूल तोड़ा तो उसके लिए आपको क्या सज़ा मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो तो 2023 में यहाँ पे क्राइम को टैकल करने के लिए बीएनएस पास हुआ था, जो कि आईपीसी का एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये पास हुआ 2023 में और ये अपने आप में एक प्राइमरी रूल है, क्योंकि दिस इज़ द मेन रूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब बीएनएस, अब यहाँ पे रिकॉग्निशन का मतलब ये हो गया कि इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, पार्लियामेंट ने ही बनाया, पास किया सारे हाउसेस में मिल करके, है ना। तो ये था रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोसीजर। अब अगर आगे चल के किसी को बीएनएस में कोई दिक्कत आती है, वो कहता है कि हमें इसे अमेंड करना है, तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें आता है रूल ऑफ चेंज। कौन सा जज इंटरप्रेट करेगा बीएनएस के रूल्स को, कौन किसको कितनी पनिशमेंट्स देगा, ये सारी चीज़ें भी लेट डाउन होती हैं और वो होता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन में। और सैंक्शन इम्पोजिंग रूल्स तो सिंपली कि क्राइम के लिए क्या सज़ा है, चोरी के लिए क्या सज़ा है, वो बस बता दिया कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो क्या लगेंगे, सिंपल। ये ख़त्म होता है आपका जो दो टाइप के आपके रूल्स हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस के इतिहास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट हुई थी जिसे हम कहते हैं हार्ट वर्सेस फुलर डिबेट। अब ये डिबेट क्यों हुई, क्योंकि ये जो अपने मिस्टर एचएलए हार्ट थे ये एकदम हार्डकोर पॉजिटिविस्ट थे, थोड़ी बहुत मोरालिटी में मानते थे लेकिन ऐसे तो ये पॉजिटिविस्ट थे। और ये जो लॉन एल फुलर थे ये प्रॉपर नेचुरलिस्ट थे। तो अब पॉजिटिविस्ट वालों का तो आपको पता ही है कि वो मानते हैं एज इट इज़ वाले सिस्टम में कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो भी लॉ बना हुआ है आप उसको एज इट इज़ मान लीजिए, बाद में चेंजेस होंगे तो कर लेंगे ना, लेकिन अभी अगर कोई लॉ बना है उससे आप ब्लाइंडली फॉलो करो, उस पर ज़्यादा ये एथिक्स और मोरालिटी वगैरह घुसाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फुलर अपने प्रॉपर नेचुरलिस्ट थे, तो इन्होंने बोला एक ऐसा कानून जो कि दूसरों पे हो रही नाइंसाफ़ी को नज़रअंदाज कर दे, उससे तो आप कानून बुला ही नहीं सकते। तो ये इन लोगों के बीच में हो गई थी प्रॉपर वाली डिबेट। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए फुलर साहब हमें हिटलर की नाजी जर्मनी का एग्जाम्पल देते हैं। अब हिटलर के अंडर में ना एक अजीब सा नाजी लॉ था जो कि कहता था कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई पड़ोसी भी हिटलर के अगेंस्ट या फिर उसके रेजीम के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, तो आप जल्दी से जा कर के हिटलर के लोगों को रिपोर्ट कर दो।
इससे क्या होगा कि आपने जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट करा है ना, वो आदमी तो जेल में जाएगा ही, मतलब उसके साथ तो कुछ गलत होगा ही होगा, लेकिन आपको बदले में मिल जाएगी लीगल प्रोटेक्शन। हिटलर के लोग आपको देंगे लीगल प्रोटेक्शन। तो आप समझ रहे हो इस बात की गहराई। बेसिकली आपको अपने ही सगे संबंधियों के अगेंस्ट जाने के लिए हिटलर इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि फूलर तो भाई नेचुरलिस्ट आदमी थे, मॉरल्स वगैरह से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो उन्होंने पूछा हार्ट से कि ये कैसा अजीब सा सिस्टम है। तो हार्ट ने बोला कि भाई मॉरल वाला एंगल मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम पे नाजी लोग ही पावर में थे, उस टाइम पे हिटलर ही पावर में था। तो उसने जो भी लॉ बनाया है, सही या गलत, वही लॉ वैलिड लॉ माना जाएगा। हाँ, भले से आपको बाद में अगर पसंद नहीं आ रहा, आप डेमोक्रेसी आ जाती है तो आप उसको ओवरराइड कर दो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी लॉ था, आपको उसे ही फॉलो करना होगा, उसे ही मानना होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि फुलर इस बात से काफ़ी नाखुश हुए। उन्होंने बोला एक ऐसा सिस्टम जो कि जस्टिस को, फेयरनेस को, रैशनैलिटी को अबैंडन करता हो, तो फिर वो लॉ है ही नहीं। उसको आप ज़ोर ज़बरदस्ती बुलाओ, आप उसको दबाव बनाना बोलो, इट्स कोअर्शन, इट्स नॉट लॉ। ऐसा बोला फुलर ने। तो अब ये सारी बातें सुन के हार्ट ने बोला कि ये जो आप इतनी दफ़ा मोरालिटी का जिक्र कर रहे हो, क्या है आपकी मोरालिटी? आप तो इसे डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो जिस चीज़ को आप क्लियरली डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको लॉ मेकिंग प्रोसेस में डालना ही क्यों चाह रहे हो? तो ये सुन करके फुलर ने काउंटर किया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, माना कि मैं मोरालिटी की कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दे सकता, लेकिन ये बात भी तो सच है कि आप भी लॉ की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो चलो इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि ना आपके पास कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ना मेरे पास कोई क्लियर डेफिनेशन है, तो बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरी बात मान लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो हार्ड और फुलर की डिबेट तो यहाँ पे हो जाती है कंक्लूड। नाउ मूविंग ऑन टू हांस केल्सन, ये आखिरी प्रोपोनेंट हैं आपके एनालिटिकल स्कूल के जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो केल्सन ने हमें दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ज़रूर पढ़ना होगा इसे। केल्सन का क्या सीन था कि वो लॉ को एकदम इस तरह पढ़ना चाहते थे जैसे एक साइंटिस्ट साइंस पढ़ता है। बेसिकली बिना रिलीजन के, बिना पॉलिटिक्स के, ना बिना मोरालिटी के, बेसिकली किसी भी इम्प्योरिटी के बिना लॉ को अपने प्योरेस्ट फॉर्म में केल्सन पढ़ना चाहते थे। केल्सन का ये कहना था कि लीगल सिस्टम एक हायरार्की है, एक चेन ऑफ कमांड है, एकदम एक पिरामिड की तरह, जहाँ पे एवरी रूल गेट्स इट्स पावर फ्रॉम अ हायर रूल। जैसे इस वाले में इंडिविजुअल एक्ट को पावर मिलती है एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से, जिसको पावर मिलती है लेजिस्लेचर के लॉ से, और उसको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। बट हम तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रुक जाते हैं, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कुछ आता नहीं है। केल्सन कहते थे कि ऐसा नहीं है। इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था ग्रंड नॉर्म का। इन्होंने बोला कि पिरामिड के टॉप पे, यहाँ पे बेसिकली एक ग्रंड नॉर्म आता है, जिसका मतलब होता है बेसिक नॉर्म। ये कुछ ऐसा नहीं जिसमें आपको कुछ फॉर्मली इनैक्ट करना पड़े, ये बेसिकली एक अजम्पशन होता है। ये लोग कलेक्टिवली एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं और उसी को हम बुलाते हैं ग्रंड नॉर्म। और ये जो अजम्पशन है ना, यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी लॉज को लीगल फोर्स देता है। इनका ये कहना था कि वाई आ लॉ इज़ फॉलोड यू ट्रेस इट बैक टिल द ग्रंड नॉर्म, कि कोई भी लॉ आपने कैसे बना दिया, जैसे मान लो कि हमने डीपीडीपी एक्ट बनाया, तो आप पूछ सकते हो कि डीपीडीपी एक्ट को पावर कहाँ से मिलती है। हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दिया, एनैक्ट करो डीपीडीपी एक्ट, तो पावर मिल गई। आप पूछ सकते हो कि एग्जीक्यूटिव को पावर कहाँ से मिली, तो हमने बोला लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया था, इसलिए एग्जीक्यूटिव को पावर मिल गई। आप पूछोगे लेजिस्लेटिव को ना लॉ बनाने की पावर किसने दी, तो आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, सिंपल। बट यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है ग्रंड नॉर्म। जैसे इंडिया में ग्रंड नॉर्म ये है कि हम सब कलेक्टिवली जितने भी उसके सिटीजन्स हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वी एक्सेप्ट एंड वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कलेक्टिव थिंकिंग है, हमारा कलेक्टिव अजम्पशन है, और यही कलेक्टिव अजम्पशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है। तो बस यही है इंडिया का ग्रैंड नॉर्म। तो इनका केल्सन का ये कहना था कि ग्रैंड नॉर्म के ऊपर कुछ नहीं आता। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रैंड नॉर्म तक ट्रेस कर लो किसी भी लॉ को, लेकिन अगर आप पूछो कि ग्रैंड नॉर्म को पावर कौन देता है, तो इसका आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ग्रैंड नॉर्म ही पिरामिड में सबसे ऊपर आता है। बेसिक एकदम फाउंडेशनल चीज़ है, एकदम फंडामेंटल चीज़ है किसी भी लॉ की। तो ये उन्होंने बोला कि आप उसके ऊपर नहीं ले जा सकते किसी चीज़ को। केल्सन की थ्योरी को डबल प्योर थ्योरी भी बोला जाता है। माना जाता है कि वो डबली प्योर है। क्यों? क्योंकि ये फ्री फ्रॉम आउटसाइड सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका पॉलिटिक्स, आपके क्या कहते हैं मोरालिटी, रिलीजन, ये सब तो इसमें नहीं है। इसके अलावा मेथोडोलॉजिकली भी प्योर है। इसमें केल्सन ने अपना भी कोई बायस या फिर अपनी आइडियोलॉजीज घुसाने की कोशिश नहीं करी है मेथड्स में भी इसके। सो दैट्स वाई इट्स डबल प्योर। तो यहाँ पे आपका कंक्लूड हो जाता है हांस केल्सन भी।